हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है और आज ही यूपी बोर्ड का टाइम टेबल भी जारी हुआ है, जो 16 फरवरी से पेपर है। तो कल हम सभी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम सभी आगे पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, मतलब बनने के जो नियम होते हैं कैसे बनेगा, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि गोलीय दर्पण में, मतलब अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कैसा होगा। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना या बनने के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, बनने के नियम। तो तीन नियम होते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं वो तीन नियम होते हैं। ये मान लेते हैं हम लोगों का अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के ये है हम लोगों का ध्रुव और ये है मुख्य अक्ष। एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण सदैव फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम हम लोगों का कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण सदैव परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो ये हम लोगों का पहला नियम है। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम है। तो दूसरा नियम देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नियम क्या है? तो ये हम लोगों का अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये मान लेते हैं हम लोग एफ है और ये सी है। तो सी से होकर, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। दूसरा नियम हम लोगों का कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये हम लोगों का दूसरा नियम था। तीसरा नियम जो है हम लोगों का, तीसरा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये हम लोगों का पी है, ये एफ है, ये सी मान लेते हैं। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
तो जो तीसरा नियम हम लोगों का, तीसरा नियम हम यहाँ लिख देते हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीन नियम है। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाएगी। फिर दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो जो सी से होकर यदि कोई प्रकाश किरण गुजर रही है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पे वापस लौट जाएगी। और तीसरा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीन नियम है। अब हम लोग गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना दो कंडीशन होगा, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब का बनना, पहले हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ते हैं। अवतल दर्पण में तो सबसे पहले हम लोग पहला पढ़ते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो अनंत तक हम जा नहीं सकते, उससे केवल प्रकाश किरणें आ सकती हैं। तो यह अवतल दर्पण है। ये हम लोगों का ध्रुव है, ये मान लेते हैं एफ है, ये सी है, और यहाँ इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट से केवल क्या आ सकती है, प्रकाश किरणें आ सकती हैं। तो प्रकाश किरणें ये आ जाएंगी। और दूसरी ऐसे भी हो सकता है ये तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, पहले ही नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी। तो इन दोनों का जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ये जो किरणें काट रही हैं ये एक दूसरे को फोकस पर काट रही हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा वो बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक होगा। फिर अगला देखते हैं हम लोग, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य होता है तो देख लेते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये है पी, ध्रुव है। ये मान लेते हैं हम लोगों का एफ है, ये सी है, ये एफ है, ये सी है, और वस्तु कहीं अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखा हुआ है यहाँ पे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण सदैव एफ से होकर जाएगी। और सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण
इसको हम थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा देते हैं। तो सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये तो कटान बिंदु हम लोगों को सी और एफ के बीच बने मिलेगा। यदि ये वस्तु है ए और बी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश बी डैश बनेगा। ये ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। मतलब जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। फिर अगला है कि जब वस्तु को सी पर रख दिया जाए, मतलब जब वस्तु सी पर स्थित हो। अगला है तीसरा हम लोगों का, जब वस्तु सी पर वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ये हम लोगों का है अवतल दर्पण। ये हम लोगों का मुख्य अक्ष। वस्तु मान लेते हैं हम लोग, ये एफ है और ये सी है। वस्तु यहां रखा हुआ है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, तो पहला ही नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी। और दूसरा है कि सी एफ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जो कटान बिंदु होगा हम लोगों का वो यहां मिलेगा सी पर। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सी पर ही बनता है। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सी पर ही बनेगा। यदि ये ए बी है तो ये ए डैश होगा, ये बी डैश होगा। वक्रता केंद्र पर रखा, यदि कोई वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। फिर हम लोग अगला देखते हैं कि यदि हम लोग वस्तु को, जब वस्तु चौथा है हम लोगों का चौथा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो। तो हम लोग वस्तु को फोकस के मध्य रखते हैं। ये अवतल दर्पण हम लोगों का, ये अवतल दर्पण है, ये एफ है और ये मान लेते हैं सी है। वस्तु को हम लोग एफ और सी के मध्य रखते हैं। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण सदैव फोकस से होकर जाती है और सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, थोड़ा सा हम और इधर कर देते हैं इसको, सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या ऐसे कर देते हैं, सी क्या एफ से ही गुजार देते हैं। एफ से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये हो जाएगा। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा यहाँ मिलेगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा हम लोगों का वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि ये ए और बी है, वस्तु ए बी है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। फिर हम लोग अब अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन क्या है
कि जब वस्तु को फोकस पर रख देते हैं, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ये ध्रुव है, ये फोकस है। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ये सी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण एफ से होकर ऐसे जाएगी और सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी, इस तरीके से। तो ये दोनों एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। यदि ये ए है, ये बी है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। फिर जो अगला कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य हो, ये P है, ये F है, ये F है और ये C है। जब वस्तु इसके मध्य रखा हो, ऐसे रखा हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण सदैव फोकस से होकर जाएगी और C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है, तो इन दोनों को हम लोग ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटेंगी। मतलब इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, इस तरीके से। तो यदि ये ए है, ये बी है, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये हो गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। फिर उसके बाद आता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये देख लेते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना ऊपर लिखा ही है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है, ये हम लोगों का है, ये दबी हुई सतह पर हम पालिश करते हैं, अब उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन करवाएंगे। इसका सी और एफ इधर होगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ये, तो ये फोकस से होकर जाएंगी। इन दोनों को हम ऐसे बाहर पीछे की तरफ ऐसे मिलाएंगे, ये तो जो प्रतिबिंब बनेगा हम लोगों का फोकस पर बनेगा। ये प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा और आभासी होगा। फिर अगला है कि दूसरा जो कंडीशन है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर रख देते हैं, किसी भी बिंदु पर अनंत और ध्रुव के मध्य हो,
तो जब हम वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखते हैं, मान लेते हैं हम लोग वस्तु को यहाँ रखते हैं, ये रखते हैं, तो इसे चलने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो ऐसे होके निकल जाएगी। ये हो गया हम लोगों का एफ, और ये है सी, और सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे होके जाएगी। इसका जो कटान बिंदु यहाँ मिलेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा हम लोगों का यहाँ बनेगा। ये है ए, ये बी, तो ये होगा ए डैश, ये होगा बी डैश। जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। फिर अब आता है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी हम देख लेते हैं कि मतलब उसमें वस्तु की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी के देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग को कहा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश एक्सिस, और ये है वाई डैश एक्सिस। ये है मूल बिंदु 0,0। इधर पॉजिटिव होता है, इधर का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और जो एक्स एक्सिस होता है वो निगेटिव होता है। ये होता है हम लोगों का पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, और ये होता है निगेटिव। तो जो हम लोगों का अवतल दर्पण है, सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए तो अवतल दर्पण ऐसे होता है हम लोगों का, ये होता है अवतल दर्पण हम लोगों का। ये कोई अवतल दर्पण है। एक चीज याद रखना कि चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो वस्तु को हम हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। तो ये हम लोगों का वस्तु है कोई, ये है वस्तु, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये मान लेते हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये मान लो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब है, ये सी है हम लोगों का, ये एफ है, तो इसके बीच की दूरी होगी फोकस दूरी। ये वस्तु है तो ये होगा यू, वी हम लोगों का वस्तु की दूरी को वी से डिनोट करते हैं, और ये है हम लोगों का वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, और वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये यू है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो बन रहा है ये ए बी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये ए डैश बी डैश है निगेटिव डायरेक्शन में। तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी ये ऋणात्मक होती है, निगेटिव होगा। प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव डायरेक्शन में है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी ऋणात्मक होगा। मतलब हम लोग जो u लेंगे वो निगेटिव लेंगे, v जब लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अंकित प्रश्न को हल करने के लिए u का मान ऋणात्मक लेंगे, v का मान ऋणात्मक लेंगे। और उसके बाद जो फोकस दूरी है, ये से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, तो ये भी निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये भी ऋणात्मक होगा।
निगेटिव डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखते हैं जो वस्तु की ऊंचाई है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ डैश से लिखते हैं या ए बी जिससे भी लिखें, वस्तु की ऊंचाई ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो निगेटिव डायरेक्शन में है। प्रतिबिंब की ऊंचाई आई डैश से लिखते हैं या फिर ए डैश बी डैश से लिखते हैं, तो निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ऋणात्मक होगा। ये इतने सारे होते हैं। वस्तु की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक लिया जाता है, फोकस दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक लेते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को नेगेटिव लेते हैं। फिर अगला जो आता है वो हम लोगों का है उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा हम लोगों का। ये ध्रुव हो जाएगा। अभी तुम लोगों को हम बताए कि जब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हम सदैव बाईं तरफ रखेंगे, मतलब वस्तु को हम सदैव बाईं तरफ रखेंगे। वही ये वस्तु रखा हुआ मान लेते हैं, इसे चलने वाले प्रकाश किरणों यह से होकर जाएंगी और सी से होकर जाने वाले प्रकाश किरण सदैव सी ऐसे सीधे निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहां बनेगा, ये होगा हम लोगों का वस्तु की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u, और जो फोकस दूरी है वो हम लोगों का ये है, ये हम लोगों का यह। तो यहां पे देखो जो वस्तु बताए ए या बी से लिखें या ओ डैश से लिखें, ओ डैश, तो आई डैश होगा, ये सीधा बनता है प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के लिए देखो यहाँ पे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, वस्तु को यू डायरेक्शन में मतलब निगेटिव डायरेक्शन में रखा गया है। तो उत्तल दर्पण के लिए पहला जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी मतलब u जो होगा वो ऋणात्मक होगा। फिर प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी v जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ये धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। फिर तीसरा है फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो है वो हम लोगों का f है और f जो होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होगा। फिर वस्तु की ऊंचाई जो है, वस्तु की ऊंचाई ओ डैश से हम लोग डिनोट किए हैं, तो ये भाई साहब पॉजिटिव में है तो प्लस होगा, धनात्मक होगा। और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है आई डैश, निगेटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ये। अब आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है या आवर्धन m स्मॉल m बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी।
तो यम बराबर प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से लिखते हैं और वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। ये हो जाएगा यम बराबर v अपान u, या फिर m बराबर होता है, ये बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई आई डैश बटे ओ ओ डैश। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आई आई डैश निगेटिव होता है, ओ ओ डैश पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे। और जब वो प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आई आई डैश भी पॉजिटिव होता है, ओ ओ डैश भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये चिन्ह आ जाता है कि यम बराबर माइनस v अपान u। तो नेगेटिव साइन होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और जब पॉजिटिव साइन होगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और दर्पण जो सूत्र है, निगमन नहीं हम लोगों का, केवल दर्पण सूत्र है, न्यूमेरिकल लगाएंगे इससे, तो 1 अपान यम बराबर होता है 1 अपान v प्लस 1 अपान u, जहां f बराबर होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर होता है वस्तु की दूरी, की दूरी। ये था हम लोगों का गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, दोनों बताया गया कैसे कैसे बनेगा। फिर प्रकाश के बारे में पढ़े। अब इसके जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे अगले वाली क्लास में। जो भी बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपको जो हाई स्कूल का पूरा सिलेबस है वो पूरा पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।